बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर जी.एम. चौधरी और आपके सामने मैं मुख्तलिफ़ आइनी, कानूनी और हालात हाज़रा, उसके बाद बैनुल अक़वामी हालात जो हैं उन पर आपके सामने बात करता हूँ। और आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम। मैं गुज़श्ता बहुत सारे दिनों से ये बात नोट कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पागल हुए जा रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए। लेकिन पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो कानूनी हलकों के जो तबकात हैं, यानी कि जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें वकील शामिल हैं, जिनमें इंडिपेंडेंट लोग शामिल हैं, और फिर जो सियासी गवर्नेंस से मुतल्लिक़ लोग हैं, मैं उनकी खामोशी पे हैरान हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कहाँ से पढ़ के आए हैं और क्या पढ़ के आए। तो अगर किसी और सिस्टम को पढ़ के आए तो फिर वहाँ पे जाके सियासत करें। पाकिस्तान का आइन कानून जो है उसको भी पढ़ लें, पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको भी पढ़ लें। ठीक है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत विरासत में मिल गई है, ठीक है, इट्स गुड। ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई सोचने वाला दिमाग मौजूद नहीं है। और ये यकीनन उसके जो नाना थे उनको फांसी की असल वजह भी यही थी। और यकीनन मेरी बात ये आज नोट कर लें, यकीनन इस वक्त ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही है कि आज से कुछ साल बाद जब बिलावल साहब जेल में बंद होंगे और मे बी पॉसिबल के जिस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं अपने नाना की तरह, उससे ना तो शायद मुल्क आज की सूरत में मौजूद हो, तो फिर अगर मुल्क इस सूरत में मौजूद नहीं होगा तो फिर अपने हिस्से में जो उनके मुल्क आएगा फिर उसमें जो जी चाहे आइन बनाते रहें। तो मेरा मकसद ये है कि वो आइन को गौर से पढ़ते रहें। एक तो वो कहते हैं जी कि मेरे नाना जो है उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा था, मेरी माँ ने बहुत बड़े तीर मारे थे इस मुल्क में। तो फिर इनके नाना जो हैं, क्या उनकी आंखें बंद थी? उनको नहीं पता था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान के वफाक के लिए ज़रूरी है? यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि 1973 का आइन जिन लोगों ने बनाया था उनमें अक्ल और दानिश नहीं थी। वो ये नहीं समझ सके कि पाकिस्तान की फेडरेशन जो है उसके लिए एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान के सारे हाई कोर्ट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? तो अगर पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, फेडरल शरीयत कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, तो फिर क्या ये जो हमारे सियासतदान थे ये गुज़श्ता 51 साल से इनकी आंखें बंद थी? 12 अप्रैल को 1973 को पाकिस्तान का मौजूदा जो दस्तूर है वो पास हुआ और फिर 14 अगस्त 1973 से ये नाफज हुआ। और 14 अगस्त 73 से अगर आप इसके देख लें तो इस वक्त 51 साल हो चुके हैं। तो इसमें बड़े बड़े दावेदार जो हैं वो सियासतदान आए, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन आए। तो क्या उनको
कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ये समझ ही नहीं लगी कि यहाँ पर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मिसिंग है। तो शायद जिस सिस्टम से इन्होंने पढ़ लिया है तो उस सिस्टम को मज़ीद भी पढ़ लेते हैं कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या है। तो आज भी ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका नाम बदल के आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रखते हैं, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप उसको कहना शुरू कर देंगे तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी। काम उसने जो को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, काम उसने भी वही करना है, लेकिन उसके साथ जो ज्यादती की जा रही है, देखें कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, यकीनन मैं तो पूरी की पूरी गुज़श्ता इस सब कॉन्टिनेंट की जो कम अज़ कम 2500 साल की जो जानी जाने वाली तारीख़ है, मैं उसके सारे अहम वाक़यात आपको 2 घंटे में बता सकता हूँ। और ख़ास तौर पे अगर आप 1857 की जंग आज़ादी जिसे हम कहते हैं, अंग्रेज़ उसे एक बगावत का नाम देते थे, तो उसमें तो देख लें कि उसमें पाकिस्तान में आजकल जो लोग हुक्मरान हैं ये कौन है? ये सब वो लोग हैं कि जिनके जो दादे परदादे हैं वो अंग्रेज़ों के साथ उस जंग आज़ादी को दबाने में शामिल थे, जिसके एवज़ इनको जागीरें मिली, जिसके एवज़ इनको बड़े बड़े चौधरी बना दिया गया, खान बहादुर बना दिया गया, सरदार बना दिया गया। ये इस मौजू पर मैं आपसे अलग से बात करूंगा कि ये पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े नवाब फलां सरदार ये हैं, ये सरदार नहीं थे, ये कुछ और था, कोई डकैत था, किसी का बाप बकरियां चराता था, किसी का बाप मवेशी चराता था। तो इनको सरदार, ये मैन्युफैक्चर्ड सरदार नवाब सब कुछ है। आज भी आप अंग्रेज़ों के जो गज़टियर्स हैं, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी दौर की आप फाइलें उठा के देख लें तो आपको सारा पता चल जाएगा कि ये जिनको बड़े बड़े खिताबात मिले किस वजह से मिले थे। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर उसके बाद जो बरतानवी गवर्नमेंट है उसने खिताबात जो हैं वो इस सब कॉन्टिनेंट, इस बर्रे सगीर के अवाम की खिदमत के लिए दिए थे? वो सारे के सारे एजाज़ात, सारे के सारे सर के खिताब, फलां खिताब, पाकिस्तान के लोगों को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है, बल्कि जो लाखों एकड़ ज़मीन है, आज भी उन लोगों के कब्ज़े में है जो कि इस सरज़मीन के साथ जिन्होंने दुश्मनी की, जो इस सरज़मीन के जो आज़ादी के हीरो थे, इन लोगों ने उनको पकड़ पकड़ के अंग्रेज़ों से कत्ल करवाया, अंग्रेज़ों की जेलों में रखाया, काला पानी भिजवाया या उनको बड़ी बड़ी सज़ाएं दिलवाई गई और इस तरीके से आज़ादी की तहरीक जो है उसको कुचला गया। तो 1973 के आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उस वक़्त के जो बड़ी पार्लियामेंट दावेदार बनती है, उन्होंने तो उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देख लें, 1956 के आइन को देख लें, 1962 के आइन को देख लें, इन तीनों आइनों को आप मिला लें तो उसमें से 1973 का आइन बन जाता है। इसमें कौन सा क्रिएटिव आइडिया है? क्या पूरी वो जो गुज़श्ता, वो जो उस वक्त की तारीख सी थी 1947 से लेकर 1973 तक की, क्या उसको देखा गया कि कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से आइन टूटते रहे और बिल आखिर मुल्क टूट गया? तो अगर उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता तो शायद 73 का आइन जो है वो आज की सूरत में ना होता, उसका कोई डिज़ाइन मुख्तलिफ होता। तो सारा उसको कॉपी पेस्ट करके जी ये हमने आइन बना लिया है, उस पर फिर 2010 में जो है उस कॉपी पेस्ट को दोबारा बहाल किया गया और उसमें
मेरा ख्याल है कितने लोग थे जिनको जी बहुत बड़े बड़े सिविल अवार्ड दे दिए कि जी इन्होंने बहुत बड़े कारनामे किए हैं। मैं तो समझता हूँ कि उनको ये जो टेक्स्ट है इसकी चोरी करने और उसका फिर उन लोगों को क्रेडिट देने जिन लोगों ने वो क्रेडिट बनाई थी उनके मुकदमात होने चाहिए। अगर कोई आम टेक्स्ट कहीं से कोई चोरी कर लेता है तो उस पर तो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जो भी है उसकी वायलेशन के केसेस चलते हैं, और कोई अगर आइन की चोरी करता है तो उस पर कुछ भी नहीं होता। और आज भी आप अगर पार्लियामेंट को देख लें तो पार्लियामेंट में जो आधे बिल्स पेश किए जा रहे हैं वो सारे के सारे कंटेंट को चोरी करके पेश किए जा रहे हैं और फिर बड़े फ़ख्र से पास भी किए जाते हैं जी कि ये जी मैंने कंटेंट बनाया है, जबकि उसमें सिवाय नाम बदलने के या कोई 2-4 सेंटेंस बदलने के और कुछ भी नहीं होता। और जो कोई ओरिजिनल क्रिएटर होता है उसको क्रेडिट ही नहीं दिया जा रहा। तो इस वक्त जो बिलावल भुट्टो साहब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि जिसमें चारों सूबों से एक जज होगा, तो फिर जनाब उसमें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का क्या कसूर है, उसका जज क्यों नहीं होगा? तो आप ज़रा उस कोर्ट का इमेजिन करें कि जिसमें चारों सूबों के जज होंगे, तो क्या आईनी कोर्ट जो है वो सूबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बनेगी या इंसाफ करने के लिए बनेगी? तो मैं यहाँ पर यह कहता हूँ कि अगर कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस पैटर्न पे बननी है तो फिर उसकी जो मेंबरशिप है उसका जो तनासब है वो आबादी के कोटे के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो केसेस आने वो पूरे मुल्क से आने। तो यकीनन अगर पंजाब की आबादी जो है वो 55-60% के करीब है तो सबसे ज़्यादा केसेस पंजाब से आएंगे। तो इस तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आबादी के तनासब से जजेस का तकर्रर किया जाए। ये बिलावल भुट्टो कुछ अपने आप को एक्स्ट्रा क्लेवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेट मौजूद है जिसमें तमाम सूबों की जो है वो बराबरी के बेसिस पर मेंबरशिप मौजूद है। अदालतों में तो कभी ऐसे नहीं हुआ। तो अगर फ़र्ज़ करें कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सूबों की बुनियाद पे बनाना है तो फिर बना लें कि जिस सूबे से ज़्यादा केसेस आते हैं उस सूबे के ज़्यादा जजेस हों, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन है उसके तनासब से आप जजेस बना लें। अगर पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो फ़र्ज़ करें कि वो 55% है तो उसको 55% जजेस दें। KP की आबादी जो है अगर फ़र्ज़ करें कि वो 15% है तो उनको 15% दे, बलूचिस्तान की 4% है तो उसको 4% दे। ये परसेंटेज मुख्तलिफ है तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन जो भी हो उसके मुताबिक चलें। और फिर उसमें ये भी करें कि ये जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उनका तनासब भी सेम पॉपुलेशन की बेसिस पर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पंजाब में उसके लिए 3 लाख वोट है, सिंध में उसके लिए 2.5 लाख वोट है, बलूचिस्तान में जाएं तो उसके लिए 1 लाख वोट है। फिर पूरे मुल्क में एक ही तनासब होना चाहिए। अगर आप मुल्क में इस्तेहसाल ख़त्म करना चाहते हैं, इंसाफ लाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये बुनियादी मसले एड्रेस करने पड़ेंगे। अगर आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल का कोर्ट मेरिट से हट कर बनाएंगे तो फिर यकीनन उसमें डेडलॉक्स पैदा होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि 5 मेंबर हैं तो 3 सूबे अगर किसी आइनी मामले पर 3 जजेस जो हैं वो यूनाइट हो जाएं विदाउट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो फिर जनाब आपकी फेडरेशन टूट जाएगी। तो इस तरीके से जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब के नाना ने 1970 के इलेक्शन के जो रिज़ल्ट थे, नताइज थे, उनको तस्लीम ना करके पाकिस्तान को तोड़ा था, तो बिलावल भुट्टो साहब भी बेसिकली ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चारों सूबों की मसावी
शिरकत की बुनियादों पर बनाना चाहते हैं। उसके पीछे जो उनका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो पाकिस्तान की जो मौजूदा फेडरेशन है उसको तोड़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की मौजूदा फेडरेशन उस वक़्त तक मजबूत भी नहीं होगी और कायम भी नहीं रहेगी जब तक पाकिस्तान में और सूबे नहीं बनते। जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में सारे सिंधी नहीं हैं, फिर आपको कराची और हैदराबाद के लिए अलग सूबा बनाना पड़ेगा और बाकी जो सिंध है उसमें भी कम से कम तीन सूबे बनाने पड़ेंगे। बलोचिस्तान में भी कम से कम 3 सूबे बनाने पड़ेंगे। तो पंजाब है तो उसको भी तकसीम कर दें, पंजाब में भी अगर 6-7 सूबे बनते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी 2-3 मज़ीद सूबे बन जाए, यानी कि 20-25 सूबे बन जाए, और फिर ठीक है अगर उस वक्त आप कोई ऐसी अदालत बनाएंगे कि जिसमें जो नुमाइंदगी है वो सूबों की बुनियादों पर होगी, तो फिर वो रियली एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। तो आज की पैटर्न पर अगर आप बनाने जा रहे हैं तो फिर कम अज़ कम मेरा ये अंदाज़ा है कि 2050 तक पाकिस्तान अपनी मौजूदा सूरत में कायम नहीं होगा। इस तरह अगर बिलावल भुट्टो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेडरल कोर्ट नहीं समझते या आइनी कोर्ट नहीं समझते, तो फिर मेरे ख्याल में ना तो उनको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का पता है, ना उन्हें फिर लीगल फ़िलासफ़ी का पता है, और ना ही फिर उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उनका पता है। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें और बाकी जो सियासत उनको विरासत में मिली है तो वो ठीक है, वो जाके सिंध में करें। कम से कम हम लोग जो है उस सियासत को नहीं मानते, और यही वजह है कि उनकी माँ के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका पंजाब से भी सफाया हो गया और उसका खैबर पख्तूनख्वा से भी सफाया हो गया। और बिलावल भुट्टो यकीनन पीपल्स पार्टी के एक आखिरी लीडर होंगे कि जिसकी नुमाइंदगी जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के वफाक को तोड़ने की एक साजिश की जा रही है, और उसके लिए बड़ी खूबसूरत सियासी टर्म्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।